सैंपल का मीन दिया हुआ है 72.3, तो 72.3 प्लस माइनस कॉन्फिडेंस इंटरवल कितना 92%, तो हम 96% पे कैलकुलेट करेंगे। 0.96 जेड वैल्यू कितनी आ रही है? 0.96 जेड वैल्यू बताओ। हाँ बेटा, जवाब क्यों नहीं दे रहे हो तुम लोग? Wait. सर एक मिनट ढूंढ रहा हूँ लेटर। 0.96 से रही है 0.9599 आ रहा है हमारे पास। 1.751। 1.751. Yeah. 1.75, तो ये हो गया 1.751 मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड डेविएशन कितना है? स्क्वायर रूट ऑफ 64 अपॉन और अंडर रूट। सैंपल साइज कितना है बेटा? 50 का। कितनी आ जाएगी ये वैल्यू? 22.3 प्लस 1.751 मल्टीप्लाई बाय रूट 64.3 अपॉन रूट 50। एक वैल्यू आ रही है मेरी 74.28, और माइनस करने से आ रहा है मेरे पास 70.31। तो ये हो गया मेरा कॉन्फिडेंस इंटरवल। अगला पार्ट। क्या बोल रहे हैं इसमें ये? A discuss thrower wishes to calculate 92% confidence interval for the population mean length of a throws. He bases his calculation on his first 30 throws in a week. Comment on this method. अच्छा देखो, जो है वो ये मेथड इसने जो बोला है, देखो फर्स्ट पूरे वीक के वो थ्रोज की बात कर रहा है ना, ऑफिस थ्रोज। फर्स्ट 50 थ्रोज इन अ वीक वो अगर लेगा, तो ये जो है वो थोड़ा सा बायसनेस हो जाएगी। ठीक है, कि क्योंकि हम अपनी हमेशा जब भी अपनी सैम्पलिंग करते हैं ना, तो सैम्पलिंग की सबसे मेन चीज क्या होती है कि सैंपल आपका रैंडम होना चाहिए। सैंपल आपका रैंडम होना चाहिए, मतलब कोई भी वैल्यू आप कहीं से भी उसको जो है वो पिक कर लो। ठीक है, तो अगर जो है वो किसकी बात हो रही है ये? देखो जैसे इसने जो है वो उठाया था, इसने कैसे उठाया था? रैंडम सैंपल ऑफ 50, मतलब कोई भी ऐसी रैंडम जो है वो इसने 50 थ्रोज ले ली, कभी भी हो सकता है। लेकिन इसने क्या किया, इसने जो है वो सिर्फ फर्स्ट 50 थ्रोज एक वीक के लिए हैं। तो इसका जो मेथड है वो रैंडम नहीं है। ठीक है, इसका जो मेथड है वो रैंडम नहीं है, हमें ये कमेंट करना था बस। जब भी आप सैम्पलिंग करते हो, आप कोशिश करते हो कि आप जो है ना वो उसको रैंडम रखो, मतलब कोई भी वैल्यू जो है वो कहीं से भी आप सेलेक्ट कर लो। शुरू के जो है वो 10 सेलेक्ट कर लिए, फिर बीच के जो है वो 20 सेलेक्ट कर लिए, फिर बाद के थोड़े मिडल के जो सेलेक्ट कर लिए, थोड़े से आखिरी के सेलेक्ट कर लिए। तो इस तरह से आप हमेशा अपनी सैम्पलिंग करते हो। रही बात। सर इसका आंसर क्या आ रहा है ए पार्ट का? ए पार्ट का आंसर यार है बेटा। सही है सर। आगे बढ़ो।
अगले पार्ट में बोला है अगले क्वेश्चन में बोला था इन द पास्ट द मीन हाइट ऑफ प्लांट्स ऑफ पर्टिकुलर स्पीशीज हैज बीन 2.3 और टेस्टिंग का सवाल है तो इसका मतलब आपका एच नॉट हो गया दैट मीन इक्वल है 2.3 पे। A random sample of 60 plants of this species was treated. सैंपल साइज इसमें 60 लिया हुआ है और फाउंड हुआ है इसका मीन 2.4 यानी टेस्ट रिजल्ट जो आया है आपका यानी एक्स बार बोल देते हैं इसको, ये आया है हमारा 2.4। अच्छा स्टैंडर्ड डेविएशन जो है वो 0.4 बताई थी इसने। 2.5% का सिग्निफिकेंस लेवल है। और हमें जो है वो टेस्टिंग करनी है कि H1 है कि मीन जो है वो हमारा ग्रेटर देन 2.3 होना चाहिए। चलो जल्दी से अटेंड करो स्टेटमेंट। कैसे करोगे? पहले तो 2.5% सिग्निफिकेंस लेवल पे निकालोगे जेड वैल्यू। कितनी आएगी? 2.5% मतलब 0.975। 1.96। हाँ 1.96 आएगी ना। जी सर 1.96 आएगी। और इस पे हम फिर कैलकुलेट कर लेते हैं 2.4 पे। तो 2.4 माइनस 2.3 डिवाइडेड बाय 0.4 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 60 कितना आएगा ये? 1.936। 1.936। तो ये 1.936 यहाँ पे फॉल करेगा तो इसका मतलब हम H1 को रिजेक्ट कर रहे हैं, एच नॉट को एक्सेप्ट कर रहे हैं क्योंकि बड़े वाले रीजन में है। और हम ये बोलेंगे दैट देयर इज नो एविडेंस दैट मीन इज ग्रेटर देन 2.2। ठीक है, आगे बढ़ते। अच्छा साथ में आपको ये भी लिखना है हाँ, कि भाई आपका जो है ये एक लाइन ये भी लिखनी है कि आप ये कंक्लूजन पे इसलिए पहुंचे हैं क्योंकि आपका जो 1.936 है वो लेस देन है 1.96 के। ये चीज भी आपको बतानी है, डायग्राम पे भी रिफ्लेक्ट कर दो और साथ में ये बता भी दो लिख के भी। It is known that 1.8% of children in a certain country have not been vaccinated against measles. A random sample of 200, ठीक है, अप्रोक्सीमेटिंग डिस्ट्रीब्यूशन यूज करना है। अब ये ओरिजिनल डेटा किसका है? ओरिजिनली ये डेटा किसका है बेटा? ओरिजिनली ये डेटा किसका है जल्दी से बताओ। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का। नहीं अब्दुल्ला आपिया, ओरिजिनली कौन सा डेटा है ये? बायनोमियल है ना। या ये बाइनोमियल है। बाइनोमियल का डेटा है। ओरिजिनली ये जो डेटा है वो बाइनोमियली डिस्ट्रीब्यूटेड है। अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि भाई इसके पैरामीटर्स बताओ, अच्छा अभी से बता दूं मैंने मॉक जो है वो थोड़ा सा मुश्किल बनाया है। थोड़ा सा मतलब मैंने कोशिश की जितने मुश्किल मुश्किल सवाल उठा सकूं वो उठाऊं ताकि जो है वो प्रैक्टिस अच्छी हो। ठीक है, तो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के पैरामीटर्स क्या होते हैं? प्रोबेबिलिटी और नंबर ऑफ वैल्यूज। तो प्रोबेबिलिटी अब इसके अगर आपसे मैं पैरामीटर्स पूछता तो आप क्या बोलते हैं? आप बोलते हैं 1.8% यानी 0.018 और सैंपल साइज कितना है 200 का। ये बाइनोमियल के पैरामीटर्स होते हैं। ठीक है, इसी तरह नॉर्मल के पैरामीटर्स क्या होते हैं? मीन और वेरिएंस। पोजोन के पैरामीटर्स क्या होते हैं? एवरेज। सही है, तो अगर यहाँ पे एवरेज पैरामीटर्स पूछता तो मैं ये लिखता
अब वो बोला यूज सुटेबल अप्रोक्सीमेटिंग डिस्ट्रीब्यूशन। ओरिजिनली ये डेटा बाइनोमियल का है, मैं इसको अप्रोक्सीमेट करूंगा पोजोन। पोजोन में जाने के लिए मुझे एवरेज चाहिए होगा, तो ये हो जाएगा 0.018 मल्टीप्लाई बाय 200। कितना आ जाएगा ये? 3.6। 3.6 मेरा एवरेज आ गया। अगले पार्ट में इसने पूछा भी है जस्टिफाई और अप्रोक्सीमेटिंग डिस्ट्रीब्यूशन। अभी ही बता देता हूँ कि हम जो है वो बाइनोमियल से पोजोन में कब जाते हैं, बताओ क्या कंडीशंस है? क्या कंडीशंस हैं जब मुझे बाइनोमियल से पोजोन में जाना होगा? जब n greater than 50 हो। जब Yeah, if n is greater than 50. ग्रेटर देन 50 हो, और दो बातें थी। mean less than 5 हो। जब आपका एवरेज लेस देन 5 हो और आपका n जो है वो ग्रेटर देन 50 हो। ये दो कंडीशंस हैं जब आप बाइनोमियल से पोजोन पे जाते हो। ठीक है, ये हो गया। हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है फ्यूअर देन 3 चिल्ड्रन। फ्यूअर देन 3 की प्रोबेबिलिटी x लेस देन 3 निकालनी है हमें पोजोन से। सही है, तो प्रोबेबिलिटी x लेस देन 3 निकाल लेंगे e पावर माइनस 3.6, और 0 के लिए हमने लिख दिया 1, 1 के लिए लिख दिया 3.6, 2 के लिए लिख दिया 3.6 2 over 2 फैक्टोरियल 3.6। अच्छा लेस देन 3 बोला है तो 0.12 आएगा। कितना आ जाएगा इसका आंसर? Zero point three or three. 0.343। ठीक है बेटा, आसान था ये। अगले पार्ट पे जाओ जल्दी से, अगले सवाल पे। द नंबर ऑफ कार्स arriving at a certain road junction on a weekday morning has a Poisson distribution between 4.6। ट्रैफिक लाइट्स इंस्टॉल करी हैं और वो बोल रहा है wishes to test at 2% significance level whether there are now fewer cars arriving। ठीक है, तो अब आपका h नॉट है that average is equal to 4.6 और फ्यूअर कार्स अराइविंग की बात कर रहा है, तो इसका h नॉट h1 क्या होगा बेटा? दैट एवरेज इज लेस देन 4.6। ठीक है, अच्छा ये हो गया हमारा h1 और h नॉट। फाइंड द क्रिटिकल रीजन फॉर द टेस्ट। क्रिटिकल रीजन मतलब आपको वो वाला रीजन बताना है जहां h नॉट रिजेक्ट हो रहा है। आपको वाला रीजन बताना है जहां h नॉट रिजेक्ट हो रहा है। तो वो कैसे निकालोगे बेटा? देखो ये लोअर टेल टेस्ट है ना, तो इसका मतलब हम प्रोबेबिलिटी निकालते हैं शुरू से। 0 की निकालते हैं, 1 की निकालते हैं, 2 की निकालते हैं, 3 की निकालते हैं। कब तक निकालते रहेंगे? जब तक हमारी प्रोबेबिलिटी जो है वो लेस देन द सिग्निफिकेंस लेवल नहीं आ जाती। जब तक निकालते रहेंगे, जब तक हमारी प्रोबेबिलिटी लेस देन 0.02 रहेगी, तब तक निकालते रहेंगे। सही है, तो सबसे पहले हमने निकाला 0। 0 की निकाली ई पावर, अच्छा 2 दिन की बात हो रही है तो ई पहले तो एवरेज चेंज कर लिया 9.2 आ गया। अब फॉर्मूला लगा लो ई पावर माइनस 9.2 मल्टीप्लाई बाय 0 की निकालने के लिए 1 निकालो, कितनी आती है प्रोबेबिलिटी जल्दी से? अच्छा 0 की तो होगी ना, 0 की तो होगी, एक साथ हम 2 की निकाल लेते हैं, 0 और 1 की निकाल लेते हैं। इसकी निकालो कितनी आती है, कैलकुलेटर में ही रहने दो। ई पावर माइनस 9.2 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 9.2, ये कितना आ रहा है? ये आ रहा है, बहुत छोटा आ रहा है ना, यानी ये 0.02% से कम ही आ रहा है। हम और आगे जाके चेक करते हैं। 9.2 पावर 2/2 फैक्टोरियल भी इसमें ऐड कर दो, देखो कितना आता है। Sir, you also have to show the probability of less than or equals to 2 while doing this.
while finding the critical region? बेटा आप बस साथ साथ निकालते रहो ना कैलकुलेटर में। आपने ये निकाले, आपको बस क्रिटिकल रीजन इस तरह से दिखाना है कि ये देखो ये वाली वैल्यू मेरी 2% से कम आ रही है और ये वाली वैल्यू मेरी 2% से एक्सीड कर रही है, तो इसलिए मेरा क्रिटिकल रीजन ऊपर वाला होगा। Okay, got it. तो हमने So once we 9.2 find out that about the probability of more than we show the probability of more than 0.02 and we also show the probability of हाँ less than बिल्कुल। Okay. अच्छा ये मैंने निकाला तो ये भी 2% से कम ही आ रहा है, तो और आगे जाते हैं। कम आएगा ही, हमें निकाल देखना है कि कहाँ तक कम आ रहा है। तो ये भी 0.2 से कम ही आ रहा है, ठीक है, लेकिन बिल्कुल क्लोज आ रहा है, मेरे ख्याल से ये एंड होगा। ठीक है, तो हम साथ साथ लिख भी लेते हैं कि हमने प्रोबेबिलिटी x लेस देन इक्वल्स टू 3 की जब निकाली तो वो आ रही है 0.018 विच इज लेस देन 0.02। अब हम एक और बढ़ा के चेक करते हैं इसमें। ये आ गई मेरी ज्यादा, ठीक है, ये आ गई मेरी प्रोबेबिलिटी x लेस देन इक्वल्स टू 4 जब मैंने निकाला तो ये आ रहा है 0.049 विच इज ग्रेटर देन द सिग्निफिकेंस लेवल। दैट मीन्स हमारा क्रिटिकल रीजन ये वाला होगा। ये बात समझ में आई सबको बेटा? यस सर। ठीक है, हमने यहाँ पे कंक्लूड कर दिया कि हमारा क्रिटिकल रीजन जो है वो x लेस देन इक्वल्स टू 3 है, जहां h नॉट रिजेक्ट हो रहा है। ये लिखने की जरूरत नहीं है h नॉट रिजेक्ट, ये सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूँ। सर यहाँ पे टाइप 1 की प्रोबेबिलिटी निकालनी हो तो वो क्या होगी? वो यही होगी 0.018, वही बताने यही टाइप 1 की वाला था। प्रोबेबिलिटी होगी ना? ठीक है, हाँ, टाइप 1 एरर अगर पूछेगा तो हम यहाँ पे बोलेंगे यही जो क्रिटिकल रीजन की प्रोबेबिलिटी है 0.018। और इसके अंदर जब हमें टाइप 2 एरर की प्रोबेबिलिटी अगर निकालनी होगी तो फिर ये x इज ग्रेटर देन इन इक्वल टू 3 रखेंगे और 1 में से फिर वो माइनस करेंगे। ग्रेटर देन इक्वल टू 4 की निकालोगे। अच्छा ठीक है, सही है। ठीक है, टाइप 2 एरर की अगर मांगेगा तो हम इसका उल्टे की प्रोबेबिलिटी निकाल देंगे ग्रेटर देन इक्वल टू 4 की, लेकिन उसके लिए आपको वो नया एवरेज देगा। ठीक है सर। ठीक है, अगले बार में बोल रहा है नहीं मांगा नहीं इसमें टाइप 1 टाइप 2, the अगले टाइप 1 मांग रहा है। The officer notes that during a randomly chosen 2-minute period a weekday exactly 5 cars arrive at the junction। तो अब देखो हमारे पास क्रिटिकल रीजन क्या था बेटा? क्रिटिकल रीजन था x लेस देन इक्वल टू 3 के ऊपर, यानी अगर आपका टेस्ट रिजल्ट 0 है या 1 है या 2 है या 3 है तो आप h नॉट को रिजेक्ट कर दोगे। अगर इसके अलावा कुछ है, मतलब अगर 4 है 5 है 6 है 7 है कुछ भी है, तो इस पे आप h नॉट को एक्सेप्ट करोगे और h1 को रिजेक्ट करोगे। तो अब इसमें मुझे ज्यादा वर्किंग करने की जरूरत नहीं, उसने बोला है 5 है तो 5 मुझे पता है क्रिटिकल रीजन से बाहर जा रहा है, 5 मेरा क्रिटिकल रीजन से बाहर जा रहा है, इसका मतलब आप h नॉट को आप रिजेक्ट कर दोगे। तो इन दैट केस आपने यहाँ पे क्या बोला कि h1 रिजेक्ट हो जाएगा। एंड द कंक्लूजन इज दैट देयर इज नो एविडेंस दैट लैम्डा इज लेस देन 4.6। समझ में आई बात? समझ आई बेटा ये बात? सर एक दफा दोबारा रिपीट कर देंगे? देखो हमारा क्रिटिकल रीजन था लेस देन इक्वल टू 3, मतलब 0 टेस्ट रिजल्ट होगा अगर तो भी हम h नॉट रिजेक्ट करेंगे, 1 होगा तो भी h नॉट रिजेक्ट होगा, 2 पे भी h नॉट रिजेक्ट होगा, 3 पे भी h नॉट रिजेक्ट होगा। हमारा रिजल्ट आ रहा है 5, तो इसका मतलब 4 5 6 7 पे तो h नॉट एक्सेप्ट हो रहा है और h1 रिजेक्ट हो रहा है। तो अगर मेरा टेस्ट रिजल्ट 5 आया है तो मैंने बोला कि भाई आपका h1 रिजेक्ट है। h1 क्या था? h1 था हमारा लैम्डा इज लेस देन 4.6, तो हमने लिख दिया नो एविडेंस दैट लैम्डा इज लेस देन। Sir, it says exactly 5. I thought it will be x equals to 5. क्या मतलब?
Because it says exactly 5 cars arrive, so I thought it would be x equals to 5. तो 5 ही को तो देखना है बेटा, और किसको देखना है? 5 को ही तो देखना है ना बेटा, 5 आपके क्रिटिकल रीजन से बाहर है ना, 5 को ही तो देखना है, और किसको देख? Okay. ठीक है, सही बेटा। कोई और सवाल है किसी का इससे रिलेटेड? नो सर। State with a reason whether it is possible that type 1 error, no बेटा, type 1 error हो ही नहीं सकता। क्यों? type 1 error तो तब होता है जब H not reject होता है, यहाँ पे तो H not reject ही नहीं हो रहा। हमारा ऊपर जो कंक्लूजन है उसमें तो हम H not को एक्सेप्ट कर रहे हैं ना, तो type 1 error कैसे हो सकता है? क्योंकि H not was not rejected, so this therefore type 1 error cannot be made। सही बेटा, ये हो गया इसका जवाब। The number of cars arriving per minute at another junction morning has a Poisson distribution between 4.6. Use suitable approximating distribution to find the probability that more than 300 cars will arrive the junction in an hour. तो 4.6 मल्टीप्लाई बाय 60 मिनट्स जब करेंगे, कि आर की बात हो रही है, तो ये आ जाएगा मेरा 276। और 276 जब आ रहा है तो हम अब इसको जो अप्रोक्सीमेटिंग डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे वो किसमें करेंगे बताओ? पोज़ोन से किसमें लेके जाऊंगा अब इसको मैं? नॉर्मल जोन टू नॉर्मल। उसकी कंडीशन क्या होती है? पूछिए, इसने नहीं पूछी। उसकी कंडीशन एक ही होती है कि आपका एवरेज 15 से ज्यादा अगर हो जाएगा तो आप उसको नॉर्मल में कर दो। ठीक है, पूछा नहीं है उसने, लेकिन पूछेगा तो हम बता देंगे। अच्छा, अब जो है वो हमारा मीन 276 आ गया है, वेरिएंस भी हमारा 2.276 है। ठीक है, प्रोबेबिलिटी निकालनी है मोर देन 300 की, डायग्राम बना लेंगे। और हमें इससे आगे वाला रीजन चाहिए, तो हो जाएगा 300 माइनस 276 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 276। करेक्शन। हाँ, कंटिन्यूटी करेक्शन, सॉरी, थैंक यू। कंटिन्यूटी करेक्शन भाई, पोज़ोन से नॉर्मल पे जाएंगे, कंटिन्यूटी करेक्शन होगी। ग्रेटर देन 300 बोल रहा है तो हम इसको 300.5 कर देंगे। सही है, देखो मुझसे भी गलती हो गई तो आप लोग नहीं करना गलती भाई, ध्यान रखना जरा। 300.5 करो सॉल्व आगे। 300.5 माइनस 276 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 276, ये आ गया 1.475। और इसकी प्रोबेबिलिटी निकाल लेंगे। जो भी आंसर आएगा उसको 1 में से माइनस कर देंगे, अगर छोटा वाला रीजन आ रहा है तो कितना आ जाएगा ये? 1.475 को 1 से माइनस करेंगे तो 0.0701 आ रहा है। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। रैंडम वेरिएबल x प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन so that x equals to 11/4। 11/4 शो करना है तो मीन निकालने के लिए हमें पता है क्या करते हैं बेटा, पहले तो x से मल्टीप्लाई करते हैं। पहले तो हम इसका ब्रैकेट खोलेंगे, 3/16 मल्टीप्लाई बाय 4 कितना हो जाएगा? 3/4x, और ये हो जाएगा 3/16x स्क्वायर। इसको जब मैं x से मल्टीप्लाई करूंगा तो सबका एक एक x बढ़ा देता हूँ, ये x स्क्वायर कर देता हूँ, ये x क्यूब कर देता हूँ। इसमें कोई मसला तो नहीं बेटा, ये मैंने थोड़ा सा डायरेक्ट कर दिया है। बोलो बेटा, ये चीज क्लियर है? x से मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, उसको x स्क्वायर बना दिया, उसको x क्यूब बना दिया, और ब्रैकेट से भी साथ ही साथ मल्टीप्लाई कर दिया। अब इसको इंटीग्रेट करके लिमिट्स लगा दूंगा 2 से लेके 4 तक।
इंटीग्रेशन क्या होगी बेटा इसकी 3/4 एक्स क्यूब अपॉन 3 माइनस 3/16 एक्स 4/4। लिमिट्स लगा देंगे इसमें 2 और 4 की, तो ये आप जरा डायरेक्ट लगा लो क्योंकि इसमें कुछ और है नहीं करने का, इसको थोड़ा सा डायरेक्ट कर लेंगे। 3/4 स्क्वायर माइनस 3/16 एक्स पावर 3 2 से लेके 4 तक। आंसर आ रहा है 11/4। अगला वेरिएंस एक्स के लिए भाई क्या करना है, आपको अपनी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करना है एक्स स्क्वायर से, तो ये रहेगा 3/4 एक्स माइनस 3/16 एक्स स्क्वायर था, इसको हम पहले मल्टीप्लाई करेंगे एक्स स्क्वायर से और माइनस कर देंगे जो भी आंसर आएगा उसमें से मीन का स्क्वायर और इंटीग्रेट कर देंगे। तो इंटीग्रेशन के लिए हमारे पास क्या आया है 3/4 एक्स क्यूब माइनस 3/16 एक्स 4। लिमिट्स लगानी है 2 से लेके 4 तक, माइनस कर देंगे जो आंसर आएगा उसको 121/16 से। सही है बेटा, इसमें मसला तो नहीं ना, हो जाएगा ना, ये आगे आंसर लिखना बस इसका डायरेक्ट इंटीग्रेट करके लिमिट्स लगानी है बस। हो जाएगा सर। 39/5 आया इसका आंसर, इसे माइनस 121/16 कर दोगे तो ये आ जाएगा 0.2375। अच्छा ये देख लेते हैं, गिवन दैट मीडियन इज m, फाइंड प्रोबेबिलिटी x मीडियन से लेके 3 तक। अब देखो हमारे पास इनिशियल वैल्यू क्या है बेटा 2 और एक्सट्रीम वैल्यू है 4, ये वैल्यूज है मेरी स्टार्ट और एंड की। 3 कहाँ होगा, ऐसी बात है यहाँ पे होगा कहीं, और मीडियन मुझे नहीं पता। ठीक है, मीडियन मुझे नहीं पता, मुझे क्या चाहिए, मुझे मीडियन और 3 से बीच की प्रोबेबिलिटी चाहिए। तो एक बात तो बेटा कंफर्म, मुझे ये बात तो पता है कि मीडियन से लेके 4 तक की प्रोबेबिलिटी कितनी है, मीडियन से लेके 4 तक की प्रोबेबिलिटी कितनी है बेटा 0.5 0.5। अगर मैं बेटा 3 से लेके 4 तक की प्रोबेबिलिटी निकाल लूं तो वो मुझे मिल जाएगी कौन सी, ये वाला पोर्शन मिल जाएगा, उसको मैं 0.5 से माइनस कर दूंगा तो मुझे यहाँ से यहाँ तक मिल जाएगा। ये बात समझ आती है सबको, क्या बोला मैंने, मुझे पता है कि यहाँ से यहाँ तक 0.5, अगर मैं ये निकाल के 0.5 से माइनस कर दूंगा तो मुझे ये वाला पोर्शन मिल जाएगा या नहीं। जी सर मिल जाएगा। ठीक है, तो मैं इसको इंटीग्रेट कर देता हूँ, किसको 3/16 4x माइनस एक्स स्क्वायर को, तो ये 3/4x माइनस 3/16 एक्स स्क्वायर को मैं 3 से लेके 4 तक इंटीग्रेट कर देता हूँ, कैलकुलेटर में डायरेक्ट कर लूंगा। तो ये मेरे पास आ रहा है सॉरी 3 से लेके 4 तक करना, लिमिट्स गलत डाल, यार 5/16 मेरा यहाँ से यहाँ तक का आ रहा है, इसको मैं 0.5 से माइनस कर देता हूँ तो ये आ गया बीच का 3/16। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। द मासेस इन केजीज ऑफ लार्ज स्मॉल, कुछ बोल रहा है, the masses in kgs of large and small sacks of grains have distribution. This find the value that the mass of randomly chosen sack is greater than 4 times the mass of randomly chosen small sack. इसकी इक्वेशन बनाते हैं। वो बोल रहा है कि लार्ज सैक जो है
वो ग्रेटर है 4 टाइम्स ऑफ स्मॉल सेट, इसकी इक्वेशन बन जाएगी L माइनस 4S इज ग्रेटर देन 0। अब हम L माइनस 4S का पहले मीन निकालते हैं। मीन हो जाएगा इसका, लार्ज का कितना है 53 माइनस 4 मल्टीप्लाई बाय 14, कितना आ गया 53 माइनस 4 मल्टीप्लाई बाय 14, ये आ गया -3 मेरा मीन हो गया। वेरिएंस के लिए क्या करना है भाई, वेरिएंस इसका है 11, माइनस नहीं करते प्लस करते हैं, 4 टाइम्स है तो 4 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 3, इसमें तो कोई मसला नहीं है ना, 59 आ गया वेरिएंस। हाँ बेटा इसमें तो मसला नहीं है। अब हमें ग्रेटर देन 0 की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, मीन हमारा है -3, वेरिएंस है हमारा 59। तो डायग्राम बना ले पहले। मीन बीच में आ गया -3, हमें 0 चाहिए, वो जाहिर सी बात है इससे आगे होगा, और हमें इससे आगे वाला ही पोर्शन चाहिए। तो x0 माइनस मीन डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन कितनी आती है, z की वैल्यू अपॉन रूट 59 is 0.391। 0.391 को हम ले जाएंगे z टेबल के अंदर, यार है 0.6514, इसको 1 से माइनस कर देंगे, यानी 0.348 हमारा आंसर आ गया। भाई डन। Yes, sir. नॉट स्क्वायर बेटा, Yes, 4 sir. का स्क्वायर ही तो किया है आप यार, बेटा यहाँ पे 4 का स्क्वायर ही किया है ना, मीन की बात तो नहीं करी, मीन के लिए स्क्वायर, मीन के लिए स्क्वायर नहीं करते बेटा, वेरिएंस के लिए करते हैं। मीन में स्क्वायर नहीं होता बेटा, वेरिएंस में होता है, सिर्फ उसके लिए स्क्वायर कर दिया, ठीक है। अच्छा आगे बोल रहा है, a lift can safely carry a maximum of 1000 kgs, find the probability lift can carry 12 randomly chosen sets and 25 randomly chosen small sets। इसका मतलब ये हुआ कि टोटल 1000 kg है, मतलब अगर मैं 12 लार्ज और 25 स्मॉल का मास मिला दूं तो वो 1000 के अंदर अंदर होगा, तभी तो वो लिफ्ट उनको कैरी कर सकेगी। हमारी इक्वेशन क्या बनेगी बेटा कि 12 लार्ज और 25 जो है वो स्मॉल, इनका मास जो है वो 1000 के अंदर अंदर होना चाहिए, ठीक है। तो हमारी इक्वेशन ये बनी। अब हम इनका मीन निकाल लेते हैं। मीन निकलेगा 12 लार्ज मतलब 12 मल्टीप्लाई बाय 53 और 25 स्मॉल मतलब 25 मल्टीप्लाई बाय स्मॉल का कितना था 14। यहाँ गया 986 मेरा मीन आ गया, और वेरिएंस भी ऐसे ही सीधा सीधा से निकल जाएगा, कोई इसमें कॉम्प्लिकेशन नहीं है। 12 मल्टीप्लाई बाय उसका वेरिएंस कितना है बेटा 11, और 25 मल्टीप्लाई बाय छोटे वाले का वेरिएंस है 3, कितना आ गया 207 इसका वेरिएंस आ गया। अब हमें जो है वो सर हाँ बोलो। ये वेरिएंस के अंदर 12 का स्क्वायर करके मल्टीप्लाई नहीं करेंगे? नहीं बेटा 12 रैंडमली चूजन लार्ज हैं, 12 तो ये अलग अलग है ना, 12 टाइम्स अच्छा थोड़ी है। अच्छा, लेकिन ये आपने बताया जैसे इक्वेशन होती है तो इक्वेशन के अंदर तो स्क्वायर करते हैं। इक्वेशन खुद ही बनाई है ना मैंने, उसने थोड़ी दी है। अच्छा, इक्वेशन अगर हम खुद बनाएंगे तो उसके अंदर फिर हमें स्टेटमेंट भी चेक करनी पड़ेगी, और अगर हाँ वो जाहिर खुद सी देगा तो बात उसके है, अंदर और वो खुद देगा तो उसके अंदर 100% के स्क्वायर हो रहा होगा। एग्जैक्टली बिल्कुल ऐसा ही। खुद बनाएंगे तो हमें चेक करना पड़ेगा,
पिछले में भी तो हमने खुद ही बनाई थी ना, यहाँ पे भी तो जी हमने जी खुद ही जी बनाई थी, तो इसमें जी। हमने स्क्वायर हाँ, किया, दोनों पार्ट्स में तो खुद ही बनाई है हमने। दोनों में खुद ही बनाई है, इसलिए हमने दोनों में चेक किया। अगर वो खुद बना के देगा तो फिर हम स्क्वायर कर लेंगे। ठीक है, सही है। और कॉस्ट वगैरह का होगा, जैसे सेलिंग प्राइस और कॉस्ट वगैरह उसमें प्रॉफिट भी वाला एक स्क्वायर क्वेश्चन होगा, किया था, तो उसके अंदर तो स्क्वायर ही होगा ना। इसके अंदर ठीक। स्क्वायर, कॉस्ट के केस में स्क्वायर होगा, परसेंटेजेस के केस में भी स्क्वायर होगा। ठीक है, तो अब ठीक हम है सर। डायग्राम बनाते हैं। मीन हमारा बीच में आ गया 986 और हमें 1000 चाहिए ये, और हमें इससे आगे का रीजन चाहिए, तो ये हो गया 1000 माइनस मीन डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन। कितना आ जाएगा ये, मगर सर ऊपर इसमें वाले प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन ऑफ भी, एक्स इज लेस देन 1000 बोला हुआ है ना, हाँ हाँ सॉरी पीछे वाला चाहिए। है ना। हाँ हाँ आप या बेटा, उसने पिछले वाले सवाल में रैंडमली चूजन बोला था, लेकिन देखो ना उसने क्या बोला यहाँ पे, उसने यहाँ पे बोला है 4 टाइम्स, 4 टाइम्स की वजह से हमने इसको स्क्वायर किया है, 4 टाइम्स आ गया। ठीक है, लेकिन यहाँ पे वो क्या बोल रहा है कि वो 12 अलग अलग सेट्स उठा रहा है लार्ज वाले, और 25 अलग अलग उठा रहा है छोटे वाले। ये तो ये अलग अलग जो है वो लार्ज और स्मॉल के पीसेस हैं, पर क्या था 4 टाइम्स बोला था, तो उस टाइम्स की वजह से मैंने उसको किया है। समझ आई बात? इट सेज 4 टाइम्स रैंडमली। हाँ तो बेटा 4 टाइम्स बोल रहा है ना, तो 4 टाइम्स का मतलब क्या है, 4 टाइम्स का मतलब है 4 टाइम्स द स्मॉल, यानी एक स्मॉल की जितनी भी है उसका 4 टाइम्स करना है मुझे। ये देखो यहाँ पे चूजन स्मॉल सेट की बात हो रही है कि एक ही, बेटा रैंडमली सेलेक्टेड में किसने बोला है, ऐसी कोई बात नहीं है, सुनो तो मेरी बात तो सुनो आप। ये क्या बोल रहा है, स्मॉल सेक, यानी एक स्मॉल सेक इसने सेलेक्ट किया है, उसको 4 टाइम्स करा है। एक स्मॉल सेक सेलेक्ट किया है, उसका 4 टाइम्स किया है, यानी ये एक ही सेक इसने सेलेक्ट किया है, उसका 4 टाइम्स कर रहा है। लेकिन नीचे वो 12 बड़े वाले ले रहा है सेक्स, और 25 छोटे वाले ले रहा है। ठीक है, ये मल्टीपल्स हो गए ना, अलग अलग चीजें हो गई मेरे पास, ऊपर वो एक ही चीज को 4 टाइम्स कर रहा है। समझ आई बात? टाइम्स और मल्टीपल्स, डबल ट्रिपल, 4 टाइम्स, 5 टाइम्स, इस केस में हमेशा आप स्क्वायर वाला काम करो। अच्छा, अब जो है वो क्या बोलते हैं, कहाँ थे हम लोग? रैंडमली से नहीं देखना आपको, रैंडमली कोई कीवर्ड नहीं है, रैंडमली इज नॉट अ कीवर्ड। उसको देख के नहीं करना कि टाइम्स करना है, स्क्वायर करना है या नहीं करना है। आपको खुद थोड़ा सा दिमाग लगाना है कि भाई इसमें मल्टीपल हो रहा है या अलग अलग वैल्यूज ले रहा है, क्या सीन है। सर हाँ मल्टीपल टाइम्स होगा तो उसके अंदर होगा स्क्वायर, बिल्कुल होगा। और टाइम्स का इंडिपेंडेंटली अगर लिखा हुआ हो, इंडिपेंडेंट वैल्यूज अगर ले रहा है तो फिर नहीं होगा। नहीं होगा ना, क्योंकि अलग अलग वैल्यूज, कोई वैल्यू हाँ किसी के ऊपर डिपेंड नहीं कर रही है। बिल्कुल, अलग अलग वैल्यूज अगर ले रहा है तो नहीं सही। होगा। और अगर एक लेक्चर एक ही दिन के अंदर दो क्लासेस हो रही हैं तो स्क्वायर होगा, और अगर एक ही लेक्चर के अलग अलग दिन दो क्लासेस हो रही हैं तो वो स्क्वायर नहीं होगा, है ना। एक ही लेक्चर को अगर मैं इंक्रीज कर दूंगा, एक ही लेक्चर को, मतलब एक ही लेक्चर को मैं 2 टाइम्स कर दूं या 3 टाइम्स कर दूं, तो उसमें स्क्वायर वाला काम होगा। लेकिन अगर मैं अलग अलग लेक्चर्स लूं, डिफरेंट लेक्चर्स ले लूं, वो दिन भले एक दिन में हो या अलग अलग दिन में हो, अलग अलग लेक्चर्स जब हो जाएंगे ना, जैसे भाई हमारी 1 घंटे की क्लास होती है, मैं 1 घंटे की क्लास नहीं करना, मैं 2 घंटे की क्लास ले रहा हूँ, तो यहाँ पे स्क्वायर वाला काम है। लेकिन हमारी 1 घंटे की क्लास होती है, मैं यही 1 घंटे वाली क्लास एक सुबह में लूँ एक शाम में लूँ, तो ये दो अलग अलग लेक्चर्स हो गए, तो यहाँ पे स्क्वायर नहीं होगा। समझ आई बात? एक ही ठीक है सर। लेक्चर अगर मैं 2 घंटे का कर दूंगा तो वहां पे स्क्वायर होगा।
लेकिन अगर मैं एक ही लेक्चर जो 1 घंटे का होता है वो 2 अलग अलग टाइम्स पे ले रहा हूँ, एक सुबह ले रहा हूँ एक शाम में ले रहा हूँ, तो अब यहाँ पे नॉर्मल वाला काम होगा, स्क्वायर नहीं। ठीक है, एक ही चीज को जब हम बढ़ाएंगे ना तो स्क्वायर करेंगे, अगर उसी चीज की अलग अलग वैल्यूज लेंगे तो स्क्वायर नहीं होगा, बस ये सोच रहे हैं। अच्छा, इसमें हमारी z वैल्यू आ गई 0.973, इसकी हमने प्रोबेबिलिटी निकाल ली, आ गई 0.835। इसको 1 से माइनस नहीं करना क्योंकि हमें बड़ा वाला रीजन ही चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं आखिरी सवाल के ऊपर। छोटा सा ही सवाल है। x is a random variable with distribution 2.9, पोजोन की डिस्ट्रीब्यूशन है, और ये बोला है रैंडम सैंपल ऑफ 100 वैल्यूज इज टेकन, फाइंड द वैल्यू दैट द सैंपल मीन इज लेस देन 2.88। अब देखो, इसको करने के जो है ना वो दो तरीके, इसको करने के दो तरीके हैं जो मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। क्या है बेटा, सबसे पहले तो आपको जो है वो सैंपल मीन की डिस्ट्रीब्यूशन बनानी। सैंपल मीन की डिस्ट्रीब्यूशन कैसे बनेगी बेटा, सैंपल का मीन कितना है 2.9। ठीक है, तो इसका जो है वो जब आप बनाओगे डिस्ट्रीब्यूशन बनाओगे, ठीक है, वो डिस्ट्रीब्यूशन कैसे बनेगी बेटा, क्योंकि 100 है तो हम इसको नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो ये हमने नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट करा, मीन तो इसका यही होगा 2.9, मीन तो इसका यही होगा 2.9। वेरिएंस क्या हो जाएगा इसका 2.9 अपॉन 100, वेरिएंस क्या हो जाता है अपॉन एन हो जाता है। ठीक है, वेरिएंस क्या होता है अपॉन एन हो जाता है, या तो आप ये लिख दो या फिर आप इसको 100 से मल्टीप्लाई कर करके लिख दो। ठीक है, कि अगर 2.9 है तो टोटल कितना हो जाएगा, टोटल हो जाएगा ये 290, ये मीन हो गया, और 2.9 ही वेरिएंस है तो 290 हमारा वेरिएंस हो गया। या तो आप ऐसे लिख लो, आप इस तरह भी काम कर सकते हो, मल्टीप्लाई बाय द नंबर ऑफ वैल्यूज से भी आप इस तरह भी काम कर सकते हो। ठीक है, अब हम जब इसको सॉल्व करेंगे तो मैं दोनों करके बता देता हूं आप लोगों को। अगर मैं इस वाले को सॉल्व करूंगा 1 वाले को, तो हमारे पास सैंपल मीन कितना है, लेस देन 2.888 की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। सही है, तो ये हो जाएगा आपका 2.88 माइनस 2.9 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 2.9 अपॉन 100। won't there be continuity correction? कंटिन्यूटी नहीं होगी ना बेटा, ये जो है वो सैंपल मीन की ही बात हो रही है, सैंपल मीन की डिस्ट्रीब्यूशन हो रही है, इसमें हम जो है वो कंटिन्यूटी करेक्शन नहीं करते। Oh, okay. क्या, क्योंकि मीन की डिस्ट्रीब्यूशन है, इसमें हम कंटिन्यूटी करेक्शन नहीं करते। सर एक क्वेश्चन और है। हाँ, क्या सर इसके अंदर जो फॉर्मूला होता है हमारे पास, ये हाँ, जैसे आपने x माइनस मीन डिवाइड बाय अंडर रूट स्टैंडर्ड डेविएशन और डिवाइड बाय अंडर रूट एन, तो ये हमें कहाँ पता, कैसे पता चलेगा कि फॉर्मूले के अंदर कहाँ कहाँ अंडर रूट एन करना है डिवाइड में बेटा और कहाँ नहीं हमेशा करना? जब भी सैंपल दिया, साइज दिया होगा, हमेशा हम डिवाइड बाय अंडर रूट एन करेंगे। अच्छा, या सिर्फ पोजोन का क्वेश्चन होगा, प्रोबेबिलिटी निकालनी होगी तो उसके अंदर नहीं करेंगे बस? हाँ, सैंपल में हमेशा होगा, ठीक है। सैंपल को जब नॉर्मल में हम ले जाएंगे तो हम हमेशा करेंगे। सही है सर। अच्छा, इसमें हमारी जो z वैल्यू आई वो कितनी आई, 2.88 माइनस 2.9 डिवाइडेड बाय रूट 2.9 अपॉन 100, ये आ रहा है माइनस 0.1174। तो कितना हो जाएगा, इसको प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, z वैल्यू निकालेंगे, डायग्राम बनाएंगे, z वैल्यू तो निकाल लिए, लेस देन चाहिए तो इसकी प्रोबेबिलिटी निकाल के 1 से माइनस कर देंगे। ठीक है, तो वैल्यू निकाल लेते हैं, 0.1174 और इसको 1 से माइनस कर देंगे तो आएगा 0.453, इसका आंसर आ गया। अगर मैं इसको दूसरे तरीके से ले जाऊं तो अब मेरे पास दूसरे तरीके में जो है वो क्या सीन है, आपके पास मीन 290 है, वेरिएंस 290 है, क्योंकि मैंने इसको मल्टीप्लाई बाय 100 कर दिया। अच्छा,
अब मुझे प्रोबेबिलिटी निकालनी थी 2.88 की, तो अब मैं उसको भी तो मल्टीप्लाई बाय 100 करूंगा ना, तो वो क्या हो जाएगा 288 हो जाएगा। 2.88 से लेस की प्रोबेबिलिटी निकालनी थी, तो उसको भी मल्टीप्लाई बाय 100 करोगे तो वो भी 288 हो जाएगा। सही है। और जब हम इसके x माइनस मीन अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन करेंगे तो हो जाएगा 288 माइनस 290 डिवाइडेड बाय, अब देखो जब हम स्टैंडर्ड डेविएशन करेंगे तो अब मैं इसको डिवाइड बाय √10 इसलिए नहीं करूंगा क्योंकि मैं ऑलरेडी ऊपर वाली वैल्यूज को मल्टीप्लाई बाय 100 कर चुका हूं। ऊपर वाली वैल्यूज को मैं ऑलरेडी मल्टीप्लाई बाय 100 करके उसको जो है वो टोटल में ले जा चुका हूं, इसीलिए अब यहाँ पे मैं डिवाइड बाय 100 नहीं करूंगा। ये बात समझ में आई। ऊपर वाले केस में हमने सैंपल उठाया था 100 का, तो हमने ऊपर भी जो है वो मल्टीप्लाई नहीं किया, तो मैंने नीचे जो है वो 100 को इनकॉर्पोरेट कर दिया। लेकिन यहाँ पे मैंने मीन, वेरिएंस और जिसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है उन सबको ऑलरेडी मैं 100 से मल्टीप्लाई कर चुका हूँ, तो इसलिए अब दोबारा मैं जो है वो डिवाइड बाय √10 नहीं करूँगा। ये बात समझ में आई सबको। ये डिवाइड बाय √10 इसलिए होता है क्योंकि सैंपल साइज होता है, और इन सैंपल को हम इसी के अंदर इनकॉर्पोरेट कर चुके हैं। यहाँ से भी अगर मैं चेक करूंगा तो मेरे पास z वैल्यू वगैरह सेम आएगी। 288 माइनस 290 डिवाइडेड बाय √290, यहाँ से मेरे पास सेम z वैल्यू आ गई है which is माइनस 0.1174। तो उसको जब मैं फाइनल आंसर निकालूंगा तो वो भी मेरे पास जो है वो 0.453 ही आएगा। समझ में आ गई बात? यस सर। ठीक है, ये हो गया हमारा भी पेपर कंप्लीट। तो इस तरह के सवाल को करने के दो अप्रोचेस हैं। अगर आप उसको मीन में ही कर रहे हो तो फिर आप डिवाइड बाय √10 कर देना, अदरवाइज उसको आप मल्टीप्लाई करके कर दो तो फिर √10 से डिवाइड करने की जरूरत नहीं। ये हो गया हमारा पेपर कंप्लीट। ठीक है, मॉक की मैं नमाज के बाद भेज रहा हूँ, और उसको कोशिश करना 1 गो में करो, एक सेटिंग में बैठ के, तो ऐसे टाइम पे करना कि एक साथ जो है वो 1 आवर 15 मिनट से कंप्लीट कर लो। थोड़े से डिस्टेंस ट्रिकी लगेंगे, सर हो जाएंगे। हाँ सर मैं कह रहा हूँ कल मेरा उर्दू का पेपर है, मैं अभी उर्दू का भी